जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का मेडिकल टेस्ट, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीपीओ का मेडिकल टेस्ट करवाया है, तो सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबका इलाज भी बताएंगे। कोई चीज़ अगर सही होने की पॉसिबिलिटी है तो वो कैसे है, उन चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आई सर्जरी अगर आपको करवानी है, लेसिक सर्जरी अगर आपको करवानी है तो आपको करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, या फिर कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि लेसिक सर्जरी को रिप्लेस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी अगर पहले कोई सर्जरी हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो उसको कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर मैं बढ़ूंगा। आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा मेडिकल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, तो एक एक करके हम सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि माइल्ड नोकनी, माइल्ड डीएनएस, माइल्ड फ्लैट फुट, यानी कम कम जो चीज़ें होती है, नॉर्मल जो चीज़ें होती है उससे थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाए तो वो सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और अलग अलग डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो मेडिकल है। इस चीज़ में आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि कौन सा डॉक्टर आपको मिल जाए, कैसे वो डील करता है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। माइल्ड चीज़ें चलती हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मेडिकल होने से पहले, अगर आपको कोई ये बोले कि आप ये टेबलेट ले लो, ये टेबलेट ले लो, ये टेबलेट ले लो, कोई भी टेबलेट नहीं लेनी है। आपको अपने ऊपर काम करना है ना। जो भी आप हार्ड वर्कर्स को किसी चीज़ को सही करने में, तो आपको पहले वही चीज़ करनी है। टेबलेट कहाँ लेनी है उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब जहां तक हो सके आपको हार्ड वर्क पे ही ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले बात करूं मैं हाइट वेट चार्ट की, तो मैं आपको स्क्रीन पे हाइट वेट चार्ट दिखा देता हूँ। ये हाइट वेट चार्ट है, इसके हिसाब से आपको अपना वजन मेंटेन करना है, ठीक है। और अगर आप हाइट वेट कम ज़्यादा भी होता है, प्लस माइनस 5 भी होता है, यानी 5 किलो ज़्यादा 5 किलो कम भी होता है, तो भी वो आपको रीमेडिकल दे सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। रीमेडिकल के अंदर भी अभी देखिए, मेडिकल और रीमेडिकल दोनों के अंदर अलग अलग डॉक्टर मिलेंगे, तो उन पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो छोड़ दें तो छोड़ दें कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बंदा मेंटेन कर लेगा, फिजिकल क्लियर करके आया है तो ये वजन तो कम कर लेगा, ट्रेनिंग में भी कम हो जाएगा। वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कम करके ही जाना है। हमारी सोच यही रहेगी कि हमें मेडिकल से रीमेडिकल तक जाने नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर मान लो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ा हुआ है, प्लस माइनस 5 से भी ज़्यादा है, तो दोस्तों रीमेडिकल के टाइम आप टेबलेट ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल से पहले टेबलेट नहीं लेनी, बिकॉज यूरिन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अंदर टेबलेट्स वगैरह के सिम्टम्स आ जाते हैं ना। तो रीमेडिकल के टाइम ये सब चीज़ें नहीं होती, तो आप रीमेडिकल से पहले आप ले सकते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं। अगर आपका प्लस माइनस 5 है तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपने खुद पे काम करना है, हार्ड वर्क करना है, अभी भी टाइम है। उसके बाद बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के अंदर वो देखते हैं कि आपका कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा। अलग अलग डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर होते हैं जिसके अंदर आपको पानी पे खड़ा कर दिया जाता है, पानी में खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप आगे चलिए, ताकि जैसे जो आपका पैर होता है, जब आप पैर उठाएंगे तो जो नीचे से जो जमीन गीली होगी उसको देख के वो बता सकते हैं कि हाँ इसके पैर में कर्व है या फिर फ्लैट फुट है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर्स, जो कि आपको खड़ा कर देंगे और फिर नीचे से देखेंगे कि थोड़ी सी खाल ऊपर उठी हुई है कि नहीं उठी हुई, तो उस टाइम आप पैर को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना उस टाइम। बस फ्लैट फुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और माइल्ड फ्लैट फुट अगर होता है तो वो चलता भी है। नोकनी के बारे में बात करें, नोकनी की भी सेम चीज़ें हैं। नोकनी अगर माइल्ड नोकनी है तो चल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। या तो पैरों को एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है ना, तना देना है पैरों को, ठीक है, जिससे कि जो दो घुटने होते हैं उनके बीच में जगह बन जाए। थोड़ा सा अगर पेपर भी निकल गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बस देखते हैं कि थोड़ी सी भी जगह बच जाए तो हम क्लियर कर देंगे ना, वो नहीं चाहते कि इसको हम बाहर करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फिर भी नोकनी है, बहुत ज़्यादा नोकनी की दिक्कत है, तो उसके बहुत सारे इलाज हैं। जैसे आप अपने दोनों पैरों के बीच में तकिया लगा सकते हैं। जब भी रात को सोएं उससे पहले दो पैरों के बीच में तकिया लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। और फ्लैट फुट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फ्लैट फुट भी है तो आप क्या करें कि जो बॉल आती है ना, क्रिकेट बॉल, उस बॉल के ऊपर पैरों को रगड़े, है ना। जो बीच का जो हिस्सा होता है ना पैर का, उसके नीचे बॉल को रखे, उसके ऊपर घंटों तक खड़े रहे ना, क्योंकि ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसे ही बनने जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लास्ट स्टेज है, कैसे भी करके अपन को क्लियर करना है। उसके बाद बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की। देखिए वेरिकोज वेन्स कैसे चेक किए जाते हैं। वेरिकोज वेन्स में आपको क्या करता है, आपको वो बोल देगा कि आपको जंप करना है, ठीक है। 10 से 15 बार जंप करवाएगा, ज़्यादा भी करवा सकता है, कम भी करवा सकता है। उसके बाद वो देखेगा कि नसें फूल तो नहीं रही हैं। अगर नसें नहीं फूलती हैं तो वो आपको क्लियर कर देगा, वरना वो यहाँ पे पॉइंट भी दे सकता है। तो अगर किसी के वेरिकोज वेन्स हैं, पहली चीज़ तो ये, यहाँ तक कि मतलब टाइम भी है, इसका इलाज भी है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसका इलाज करवाओ। फिर भी अगर आपके सही नहीं होती हैं तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि जब आपको वो ये बोले ना कि कूदो,
तो धीरे धीरे कूदना। वो अगर आपको ये भी बोल देना कि अरे जोर से कूदो, फिर भी धीरे धीरे ही कूदना ना भाई, जिद्दी बन जाओ, कैसे भी करके नौकरी लेनी है नौकरी ले लो। जब आप ज्यादा ऊंचाई तक ज्यादा लंबा जंप नहीं मारोगे ना तो फिर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा मेंस पे, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, माइल्ड चीजें होती हैं तो वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे वाले पॉइंट पे जाएं तो आगे वाला पॉइंट है टीथ का, है ना, दांतों के क्या सब चीजें होती हैं। तो दांतों के अंदर आपके 28 दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए, है ना। अगर आपके कोई कैप वगैरह भी लगी है, आपको बताना नहीं है डॉक्टर को, आपको कुछ नहीं बताना है कि मेरे सर्जरी है नहीं है, ये सब चीजें कुछ नहीं बताना है। मैं तो बता रहा हूँ, डॉक्टर आपको ये बोले ना कि इसमें सर्जरी कराई हुई है कि डॉक्टर नहीं करवाई हुई, अगर वो एकदम ऐसे हो जाए कि नहीं ये तो करवाई हुई है, मेरे को पता है, मेरे को बना रहे हो क्या तुम, तो फिर क्या करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना। जब भी आपकी सर्जरी हो, उस सर्जरी का कुछ डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, तो वो लेके जाना ना, ताकि उसको ये लगे कि हाँ ये बहुत पुरानी है। अगर नहीं है तो इधर उधर से बनवा लेना, डॉक्टर को 1000-1500 देके। उसके बाद बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस का ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको मेडिकल से बाहर होना ही पड़ेगा। इसका केवल एक इलाज है कि जो बुक आती है ना, कॉमन चीज़ें होती हैं बस, थोड़ी बहुत 5-7 नंबर ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं, उसको रट के चले जाओ। अगर आपकी किस्मत सही हुई तो वो आपको सीरियल वाइज देख लेगा। अगर आपको अच्छा रटा है आपने तो सब चीज़ें पूछ लेंगे, लेकिन कलर्स भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये सब चीज़ें तो किस्मत पे डिपेंड करती हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। आई टेस्ट की बात करते हैं। मेडिकल के अंदर क्या होता है, मेडिकल री मेडिकल दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेडिकल के अंदर क्या होता है, आपको एक दीवार होती है, दीवार के ऊपर लाइटनिंग के साथ एक शीट लगा दी जाती है नंबर्स की और अल्फ़ाबेट्स की, साथ में सी लिखा होता है जिसके जिसका मुंह किस साइड खुला हुआ है, ये सब चीज़ें आपसे पढ़वाते हैं, ठीक है। एक आंख बंद करवा के एक एक आंख से पढ़वाएंगे, आपकी एक आंख बंद करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, ध्यान में ये रखना है कि जब आपको ये बोलें कि एक आंख बंद करो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये एक जो आंख है ना, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर हाथ रखोगे इस आंख से तो आप पढ़ दोगे, लेकिन जब इस आंख को बंद करके इस आंख से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है, आंख को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो जब भी आपको ये बोले ना कि आंखों को बंद करो एक आंख को, तो इस हाथ को ना चेहरे से थोड़ा सा दूर रखना, बस यहाँ पे बंद कर लेना ना ऐसे। तो हाथ टच नहीं होना चाहिए आंख के, क्योंकि वरना बाद में क्या होता है कि आंख को नॉर्मल होने में टाइम लगता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ वहाँ पे जाओ तो देखो, आंख आपकी सही नहीं होंगी, अगर आपकी खराब भी है तो नीचे वाली जो 2 लाइनें ना छोटी छोटी, उनको आप पहले ही पढ़ लेना, आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे टाइम मिल जाता है। कैसे भी करके आपको चालाकी दिखा के उस 2 नीचे वाली लाइनों को पढ़ ही लेना है, ठीक है। उनको रट लेना, अगर आपको कुछ पूछे तो बता देना। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अगर आपके चश्मा है, आपको इस टाइम पे लेसिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। लेसिक सर्जरी अगर आप इस टाइम पे करवाओगे तो लेसिक सर्जरी को अगर उनको पता चल गया कि इसके लेसिक सर्जरी करवाई हुई है तो वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और आपको वहां पे आंख चेक करते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, आंखों को ऐसे खोल के और टॉर्च से देखते हैं ना, टॉर्च जगा के फिर देखते हैं कि आंखों के अंदर नेट्स तो नहीं है, जाले जम जाते हैं, पता है ना, कभी कभार ऐसे होता है ना कि जाले जम जाते हैं। तो आप डॉक्टर को दिखा देना, या फिर एक काम करना कि एक दवाई आती है आंखों की जो कि आंखों को साफ करती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, वो केवल ऐसे होती है कि आंखों को मेंटेन करने के लिए काम आती है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना और आंखों की एक दवाई ले आना जो कि नॉर्मल डेज पे हर कोई बंदा यूज कर सकता है, तो वो आप यूज कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, क्योंकि अभी पेपर वगैरह हो गए, आप ये सोच रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, कुछ फोन लैपटॉप कंप्यूटर पे कुछ भी काम करना है, तो आप ब्लू कट लेंस यूज कर सकते हैं। रात को आप कोई भी चीज़ें नहीं देखनी अंधेरे के टाइम में, दिन में आप देख सकते हैं, और जब भी देखो तो ब्लू कट लेंस जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो जो यूवी रेज आती हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर 6x6 आपकी आंख होनी चाहिए। अगर आपके चश्मा भी है, चश्मा कितने नंबर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 6x6 होने चाहिए। और 6x6 भी कौन सी होनी चाहिए, अगर आप राइट हैंड वाले हो, राइट हैंड लियो, तो आपकी राइट आंख 6x6 होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड वाले हो तो आपकी लेफ्ट आई 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी आंख, जैसे मैं राइट हैंड वाला हूँ, मेरी राइट आई 6x6 होनी चाहिए, अगर लेफ्ट आई 6/9 भी है तो भी वो चलता है, ठीक है, लेकिन एक अंक 6x6 जरूर होनी चाहिए। री मेडिकल के अंदर आपको वो पढ़वाएगा, री मेडिकल के अंदर वो मशीन से चेक करेगा, अगर मशीन में 6x6 आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर से अभी भी चेक करवा लेना। अगर 6x6 है तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 50 रुपये लेगा डॉक्टर, आपकी आंखें चेक कर देगा, उसको बोला चेक करवाना, चश्मा नहीं लगवाना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ आंखों के जालों को मिटाने की दवाई यूज करनी है आपको, ये मैंने बता ही दिया। एक त्रिफला चूर्ण आता है दोस्तों पतंजलि का, अगर आपकी 1-1.5 नंबर का भी चश्मा है ना, 1-1.5 नंबर का भी चश्मा है, तो त्रिफला चूर्ण आता है, उसको रात को भिगो के छोड़ दो पानी के अंदर, ठीक है।
सुबह उठो, उस पानी को कपड़े से छान लो, है ना। और जो छना हुआ पानी होता है उसको आई कप आते हैं ना, आई कप आते हैं, आई कप में डालो और आई कप से आंखों को धो लो अच्छे से। 1 महीने तक यूज करो भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इससे फर्क पड़ा है, आंखें नॉर्मल हो चुकी। मेरा दोस्त है जिसके 1.5 नंबर का चश्मा था और उसकी आंखें फिलहाल नॉर्मल हो गई हैं, ठीक है। और ये स्पेशली दूर का जो चश्मा होता है उसको भगाने का सबसे इंपॉर्टेंट इलाज है, सबसे अच्छा नुस्खा है, ठीक है। तो आप भी यूज कर लेना, अगर आपको कुछ फर्क पड़े तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाकी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीएनएस की, ठीक है। आइस पे मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को। डीएनएस माइल्ड, अगर कोई डीएनएस आपके तो फिर चलेगा, अगर ज्यादा डीएनएस की प्रॉब्लम है तो आप इसका ऑपरेशन करवा लेना, ठीक है। हाथों का मैं आपको बता दूं, ट्रिगर वाली जो उंगली होती है, ट्रिगर वाला जो हाथ होता है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ट्रिगर वाली उंगली जो ये उंगली होती है इसके अंदर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा ना, ये अंगूठा और ये उंगली, इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बाकी अगर माइल्ड छोटी मोटी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ये सॉरी जो उंगलियां हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हैं तो चलेगा। कुछ लोगों के 6 उंगलियां होती हैं, नहीं चलेगा। कुछ लोगों के 4 उंगलियां होती हैं, एक आधी उंगली होती है, नहीं चलेगा। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो चलेगा, लेकिन ट्रिगर वाली उंगली और ट्रिगर वाला जो अंगूठा है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरे की। जब भी आप एक्सरे करवाओ उस टाइम टेढ़े खड़े मत हो जाना, है ना। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे टेढ़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि छाती होती है, चेस्ट होती है, वो चिपकाते हैं वो दीवार पे ना, तो कुछ लोग होते हैं टेढ़े खड़े हो जाते हैं। तो जब एक्सरे आता है ना तो डॉक्टर को ये लगता है कि इसका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, जबकि वो शोल्डर टेढ़ा नहीं होता, वो बंदा ही अलग से खड़ा होता है ना। तो आपको एकदम अच्छे से फ्रेश होके एकदम सिंपली खड़ा होना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, खड़े हो जाना, आपके एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो वो भैया एक्सरे में आ जाएगा ना और वो निकाल भी देगा। तो स्मोकिंग 1 महीने छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ सारी छोड़ दो, लेकिन 1 महीने तो बिल्कुल यूज नहीं करनी। 1 महीने में फेफड़े अपने आप रिकवर कर लेते हैं। टेटू की बात करते हैं, छोटा मोटा टेटू होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे जो स्वास्तिक का चिन्ह बनवा लेते हैं, ओम का चिन्ह बनवा लेते हैं, ये सब चीजें चलती हैं, छोटा मोटा टेटू चलता है। बाकी कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा बड़ा यहाँ भी विराट कोहली की तरह लगा ले, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप टेटू हटवा लो, है ना। टेटू बनवा के मत जाओ, क्योंकि रीमेडिकल तक हमको जाना ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सर्जरी की। अगर आपकी कोई सर्जरी करवाई हुई है तो अलाउड है, लेकिन आपको बताना नहीं है। जब भी वो पूछे, आपको वो पूछे कि इसके अंदर आपने सर्जरी करवाई है, आप बताओ मेरे को, तो उसको डिटेल बता देना कि हाँ मैंने तब तब सर्जरी करवाई थी। थोड़ी पुरानी बताना, अगर आपकी नई नहीं हुई फिर भी उसको पुरानी घोषित कर देना, डॉक्टर से साइन करवा के। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स की। आपको प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीने तक आपको रोज अच्छे से, जब भी नहाओ, प्राइवेट पार्ट्स को एकदम अच्छे से धोना है, ठीक है। वो सब चीजें चेक करते हैं, पेनिस के अंदर 2 छेद तो नहीं है, और पाइल्स भी चेक करते हैं, ना। लड़कियों का मुझे पता नहीं, लेकिन लड़कों का ये प्रोसेस होता है, पाइल्स चेक होती है और पेनिस का ये चेक होता है कि 2 होल्स तो नहीं है, ठीक है। टेस्टिस आपके चेक होंगे, साइज सही है कि नहीं है, ठीक है, सब चीजें चेक होगी। कुछ लोग होते हैं जिसके एक टेस्टिस मिसिंग होता है तो वो बाहर हो जाता है, ठीक है। बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मल है, ठीक है, घबराना वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कान की। तो कान की सफाई अभी से करवा लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो कान होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, और जो वो मिट्टी होती है ना वो जम जाती है, ठीक है। आप क्या करते हो कि जब मेडिकल होता है, आपको रीमेडिकल दिया जाता है, आप सोचते हो कि हाँ उस टाइम सफाई करवा लेंगे, तो उस टाइम सफाई नहीं होगी। आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे ना, तो जो आपकी मिट्टी जमी हुई है उसके अंदर आपको 10 से 15 दिन तक दवाई लगानी होती है। एक दवाई आती है जो आप कान में डालते हो 10 से 15 दिन तक। तो जो अंदर की जो मिट्टी होती है ना वो सॉफ्ट होती है, नहीं पहले वो हार्ड होती है, जब आप उसके अंदर दवाई डालोगे तो फिर वो सॉफ्ट होती है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये बोलोगे ना कि मेडिकल से मेरे को रीमेडिकल मिल गया, मेडिकल और रीमेडिकल के बीच में मैं कान की सफाई करवा लूंगा, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, आपके चोट लगने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा चीज ये कान में ये है कि आपका जो पर्दा होता है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके अंदर अगर छेद है तो वो नहीं चलेगा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। बीपी का बात करें, ब्लड प्रेशर में निकाल देते हैं, रीमेडिकल दे देते हैं। तो जब भी आपकी बीपी चेक हो तो आपको एकदम अच्छे से रहना है, बिल्कुल गाना गाने लग जाना, कोई भी किसी भी चीज के बारे में अच्छे से सोचने लग जाना, और एकदम चिल रहना यार, ऐसा ही हूं मैं, ऐसे समझ के जाना कि हम थानेदार हैं ना, ठीक है। एकदम अच्छे से रहना है, ठीक है, ताकि आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहे। अगर आपका बीपी ज्यादा हुआ तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। रीमेडिकल के अंदर भी आपका अगर बीपी ज्यादा हुआ फिर भी वो 4-5 दिन आपको देते हैं, ठीक है, वो कंसिडर करते हैं। तो बीपी का इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। और रीमेडिकल से पहले चीनी का पानी आता है, चीनी का घोल, वो पी के चले जाना, आपका जो बीपी है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ब्लड टेस्ट भी करवा लेना, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट आप
अच्छी चीज़ें खाओगे ना 1 महीने तक, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे तो ब्लड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, खुद को बीमार ना होने देना, कोई भी चीज़ें हो गर्म ठंडी थोड़ा ध्यान ही रखना 1 महीने। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके यूरिन टेस्ट जब भी होता है उस टाइम क्या होता है कि सुबह से आप अच्छा अच्छा पानी पीना ना। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा पानी पियोगे ना तो यूरिन वाइट आएगा, और वाइट यूरिन में क्या होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह भी अगर आपके शरीर में है ना उस टाइम, तो वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो आपको जब भी वो बोले कि यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल लेके आओ, तो आपको जब पहली बार आप वॉशरूम जाओ उस टाइम आपको यूरिन का सैंपल नहीं देना है। आप जब सेकंड टाइम जाओ, जब आपका यूरिन वाइट हो, उसी टाइम आपको सैंपल देना है। वो चाहे आपको लाख बार बोल दे, उसको बोलना कि यूरिन ही नहीं आ रहा, क्या करूँ, अभी एक बार थोड़ा टाइम दो मेरे को। ठीक है, आप ऐसे ही बनने जा रहे हो, आप अपने फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी 19-20 ना होने दो। आप उसको बोलो कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा वो, 1 घंटे बाद भी अगर आप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप करवा लेना। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो कि बचती है। अगर कुछ बचती है, अगर आपके कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, तो अगर आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।